क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से बातचीत बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आप खुद को गिल्टी, एंग्री, कंफ्यूज्ड या डिफेंसिव महसूस करने लगे? आपको समझ ही नहीं आया कि आखिर बातचीत इतनी जल्दी बदल कैसे गई। शायद सामने वाला अपनी कोई समस्या लेकर आपके पास आया। आपने जेन्युइनली उसकी मदद करने की कोशिश की और एक सॉल्यूशन दिया। उसने कहा, हाँ, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपने दूसरा रास्ता बताया। जवाब आया, हाँ, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। आपने तीसरा सॉल्यूशन दिया, फिर चौथा, लेकिन हर बार एक नया लेकिन सामने आता गया। कुछ देर बाद आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए, जबकि उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल वही रही। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए, क्या वो व्यक्ति सच में सॉल्यूशन चाहता था या उस बातचीत का कोई दूसरा साइकोलॉजिकल पर्पस था? साइकियाट्रिस्ट एरिक बर्न ने अपनी प्रसिद्ध किताब गेम्स पीपल प्ले में बताया कि इंसानों के बीच होने वाली हर बातचीत उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। कई कॉन्वर्सेशंस के दो स्तर होते हैं, एक वो जो शब्दों में सुनाई देता है और दूसरा वो जो साइकोलॉजिकली नीचे चल रहा होता है। कोई आपसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन शायद भीतर से वो अपनी हेल्पलेसनेस प्रूव करना चाहता है। कोई आपकी केयर करता दिखाई देता है, लेकिन उसी केयर के माध्यम से आपको कंट्रोल भी कर सकता है। कोई खुद को विक्टिम दिखाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अचानक आपको विलन बना देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार ऐसा करने वाला व्यक्ति खुद भी नहीं जानता कि वो ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। एरिक बर्न ने इन्हीं रेपिटेटिव पैटर्न्स को साइकोलॉजिकल गेम्स कहा। और शायद इस समय आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा गेम चल रहा है जिसे आप रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, केयर या नॉर्मल आर्ग्यूमेंट समझ रहे हैं। आज हम उन छिपे हुए साइकोलॉजिकल गेम्स को पहचानेंगे, क्योंकि जिस गेम को आप देख नहीं सकते उससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। एरिक बर्न के अनुसार साइकोलॉजिकल गेम्स को समझने से पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हम हर समय एक ही मानसिक अवस्था से बात नहीं करते। कभी हम एक समझदार और शांत वयस्क की तरह प्रतिक्रिया देते हैं, कभी किसी अथॉरिटी फिगर की तरह आदेश देने लगते हैं, और कभी अचानक एक डरे हुए, नाराज या जिद्दी बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। बर्न ने इन तीन अवस्थाओं को पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट्स कहा। यहां पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड हमारी उम्र नहीं, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के अलग अलग साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं। पेरेंट ईगो स्टेट में वे रूल्स, जजमेंट्स और एटीट्यूड्स दिखाई देते हैं जिन्हें हमने बचपन में पेरेंट्स, टीचर्स या दूसरे अथॉरिटी फिगर्स से सीखा। इसलिए कभी हमारे मुंह से अचानक निकलता है, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती, या अच्छे लोग ऐसा नहीं करते। ये क्रिटिकल पेरेंट हो सकता है। लेकिन पेरेंट हमेशा नेगेटिव नहीं होता। जब हम किसी को प्यार से संभालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब नर्चरिंग साइड दिखाई दे सकती है। चाइल्ड ईगो स्टेट हमारे भीतर मौजूद इमोशंस, इंपल्सेस और पुराने इमोशनल रिएक्शन से जुड़ी होती है। मान लीजिए आपका बॉस आपकी छोटी सी गलती पर कठोर आवाज में बोलता है। आपकी उम्र भले ही 40 वर्ष हो, लेकिन उस क्षण भीतर वही पुरानी फीलिंग जाग सकती है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। कोई आपको कंट्रोल करे तो तुरंत रिबेलियन आ सकता है, मुझे मत बताओ क्या करना है। लेकिन इसी चाइल्ड स्टेट में क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, प्लेफुलनेस और स्पॉन्टेनिटी भी मौजूद होती है। फिर आता है अडल्ट ईगो स्टेट। अडल्ट वर्तमान परिस्थिति को फैक्ट्स के आधार पर देखता है। वो तुरंत अटैक या डिफेंड नहीं करता, बल्कि पूछता है, असल में हुआ क्या है, समस्या क्या है और इसका सबसे उचित रिस्पॉन्स क्या होगा। यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम शुरू होती है, क्योंकि कई रिलेशनशिप्स में असली समस्या डिसएग्रीमेंट नहीं होती। समस्या यह होती है कि एक व्यक्ति का क्रिटिकल पेरेंट दूसरे के वुंडेड चाइल्ड को ट्रिगर कर देता है। फिर दो अडल्ट्स बात नहीं कर रहे होते, दो पुराने इमोशनल पैटर्न्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और यहीं से साइकोलॉजिकल गेम्स की शुरुआत होती है। अब जब आपने पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट्स को समझ लिया है, तो एरिक बर्न का अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाता है, ट्रांजैक्शन। सरल भाषा में, जब एक व्यक्ति दूसरे को कोई मैसेज देता है और दूसरा उसका रिस्पॉन्स देता है, तो एक ट्रांजैक्शन होता है। उदाहरण के लिए, आप अपने कोलीग से पूछते हैं, मीटिंग कितने बजे है? वो जवाब देता है, 4 बजे। आपने अडल्ट स्टेट से इंफॉर्मेशन मांगी
और सामने वाले ने अडल्ट स्टेट से इंफॉर्मेशन दे दी। बातचीत साफ और सीधी रही। लेकिन इमेजिन कीजिए कि उसी सवाल के जवाब में वो कहता है, अगर तुमने ईमेल ठीक से पढ़ा होता तो तुम्हें यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसने केवल इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसके शब्दों के पीछे जजमेंट भी आ गया। आपने अडल्ट से सवाल पूछा था, लेकिन सामने से क्रिटिकल पेरेंट ने आपके चाइल्ड को प्रोवोक करने की कोशिश की। अब असली खेल आपके अगले रिस्पॉन्स में छिपा है। अगर आप तुरंत कहते हैं, आप हमेशा मुझे ही नीचा दिखाते हैं, तो आपका हर्ट चाइल्ड एक्टिवेट हो चुका है और कॉन्वर्सेशन फैक्ट से निकलकर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। लेकिन अगर आप शांत होकर कहते हैं, हो सकता है ईमेल मुझसे मिस हो गया हो, मैं सिर्फ मीटिंग का टाइम कंफर्म करना चाहता था, तो आपने उस साइकोलॉजिकल इन्विटेशन को स्वीकार नहीं किया। यही बर्न हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात दिखाते हैं। कई कॉन्वर्सेशंस के दो स्तर होते हैं। पहला है सोशल लेवल, यानी जो शब्द वास्तव में बोले जा रहे हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल लेवल, यानी उन शब्दों के नीचे छिपा इमोशनल मैसेज। कोई कहता है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। शब्द परमिशन दे रहे हैं, लेकिन टोन और रिपीटेड बिहेवियर शायद कह रहा हो, अगर तुम गए तो तुम्हें गिल्टी महसूस होना चाहिए। इसलिए केवल यह मत सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, यह भी ऑब्जर्व कीजिए कि बातचीत आपको बार बार किस इमोशनल पोजीशन में ले जा रही है। क्या आप हर बार गिल्टी हो जाते हैं? क्या आपको हमेशा डिफेंड करना पड़ता है? क्या सामने वाला हर कॉन्फ्लिक्ट में विक्टिम बन जाता है? जब अलग अलग कॉन्वर्सेशंस बार बार एक ही इमोशनल एंडिंग पर पहुंचती है, तब संभव है कि आप केवल बातचीत नहीं कर रहे, आप एक पुराने साइकोलॉजिकल गेम में प्रवेश कर रहे हैं। अब एरिक बर्न के बताए सबसे प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल गेम्स में से एक को समझते हैं। वाई डोंट यू? यस बट, यानी ऐसा क्यों नहीं करते? हाँ, लेकिन यह गेम इतना कॉमन है कि संभव है आपने इसे कई बार दूसरों के साथ खेलते देखा हो या अनजाने में खुद भी इसका हिस्सा बने हो। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके पास आता है और कहता है, मैं अपनी नौकरी से बहुत परेशान हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहते हैं। आप कहते हैं, नई जॉब्स के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? वो जवाब देता है, हाँ, लेकिन अभी मार्केट बहुत खराब है। आप कहते हैं, तो अपने स्किल्स अपग्रेड कर लो। जवाब आता है, हाँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आप कहते हैं, अपने मैनेजर से बात करके देखो। वो फिर कहता है, हाँ, लेकिन वो मेरी बात समझेगा ही नहीं। आप जितने सॉल्यूशंस देते जाते हैं, उतनी ही तेजी से हर सॉल्यूशन के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद आप फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचते हैं, फिर मुझसे पूछा ही क्यों? यही इस गेम का हिडन साइकोलॉजिकल लेयर सामने आता है। बर्न के अनुसार ऐसे पैटर्न में बातचीत ऊपर से सॉल्यूशन खोजने जैसी दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका हिडन पे ऑफ यह साबित करना हो सकता है, देखा, मेरी सिचुएशन इतनी इम्पॉसिबल है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इससे व्यक्ति को अपनी पुरानी हेल्पलेसनेस या बिलीफ बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति जो आपकी एडवाइस रिजेक्ट करता है साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। कभी कभी इंसान को सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ एम्पैथी चाहिए होती है। इसलिए अगली बार तुरंत 10 सॉल्यूशंस देने के बजाय एक पावरफुल सवाल पूछिए, क्या तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनूं या हम मिलकर सॉल्यूशन खोजें? और अब यही सवाल स्वयं से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां हर पॉसिबिलिटी के बाद आपका मन कहता है, हां, लेकिन शायद असली बाधा बाहर नहीं है। शायद किसी हिस्से को डर है कि अगर समस्या सच में खत्म हो गई तो आपको बदलना पड़ेगा। कभी कभी हम अपनी समस्या से परेशान जरूर होते हैं, लेकिन उससे मिली फैमिलियर आइडेंटिटी छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं होते। अब आते हैं उस जगह पर जहां साइकोलॉजिकल गेम्स सबसे ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं, हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स। कई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बाहर से देखने पर लगता है कि एक व्यक्ति गलत है और दूसरा उसका शिकार, लेकिन एरिक बर्न की सोच हमें इससे थोड़ा डीपर देखने के लिए कहती है। कई बार रिलेशनशिप में दोनों लोग अनजाने में कुछ फैमिलियर रोल्स और रेपिटेटिव पैटर्न्स में फंस जाते हैं। शुरुआत में एक व्यक्ति हेल्पलेस दिखाई देता है और दूसरा उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। धीरे धीरे मदद रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल में बदलती है और फिर वही क्या रिजेंटमेंट पैदा करने लगती है। मान लीजिए आपका कोई करीबी व्यक्ति बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसता है। हर बार आप उसे पैसे देते हैं, उसकी गलतियां ठीक करते हैं, उसके डिसीजंस में इंटरवीन करते हैं और सोचते हैं,
अगर मैंने इसे नहीं संभाला तो कौन संभालेगा? शुरुआत में आपको लगता है कि आप केवल मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है और एक दिन आप कहते हैं, तुम कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? सामने वाला तुरंत जवाब देता है, मैंने तुमसे मेरी जिंदगी कंट्रोल करने को नहीं कहा था। अचानक जो व्यक्ति रेस्क्यूअर था वही विलन बन गया और जिसे बचाया जा रहा था वो विक्टिम की पोजीशन में आ गया। यही रोल स्विचिंग अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को कंफ्यूजिंग बनाती है। इसी से जुड़ा बर्न का एक प्रसिद्ध गेम है, इफ इट वर्न्ट फॉर यू। इसमें व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छाओं का कारण किसी दूसरे को बना देता है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती तो मैं बहुत आगे होता, या अगर मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते तो मैं अपने सपने पूरे कर चुका होता। कभी परिस्थितियां सच में लिमिटेशंस पैदा करती है, लेकिन साइकोलॉजिकल गेम तब शुरू होता है जब ब्लेम एक हिडन बेनिफिट देने लगता है। अब आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो फेलियर का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगली बार किसी टॉक्सिक पैटर्न में केवल ये मत पूछिए गलती किसकी है, उससे अधिक पावरफुल सवाल है, हम दोनों कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि ब्लेम आपको एक एनिमी देता है, लेकिन पैटर्न की अवेयरनेस आपको उस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता देती है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल आता है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई बातचीत सामान्य डिसएग्रीमेंट है या उसके भीतर कोई साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है? इसका जवाब हर सेंटेंस पर शक करना नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी सीखकर हर इंसान को मैनिपुलेटर समझने लगे तो ये नॉलेज आपकी मदद करने के बजाय रिलेशनशिप्स को और कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। इसके बजाय 4 चीजों पर ध्यान दीजिए, रेपिटेशन, हिडन मैसेज, रोल स्विच और पे ऑफ। सबसे पहले रेपिटेशन। खुद से पूछिए, क्या अलग अलग टॉपिक्स पर होने वाली कॉन्वर्सेशंस का अंत बार बार एक ही इमोशनल जगह पर होता है? क्या हर आर्ग्यूमेंट के बाद आप ही गिल्टी महसूस करते हैं? क्या आपको हर बार अपनी इंटेंशंस प्रूव करनी पड़ती हैं? क्या दूसरा व्यक्ति हमेशा विक्टिम और आप हमेशा गलत बन जाते हैं? एक घटना से कंक्लूजन मत निकालिए, लेकिन रिपीटेड पैटर्न को इग्नोर भी मत कीजिए। दूसरा संकेत है हिडन मैसेज। उदाहरण के लिए कोई कहता है, तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शब्द परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद साइलेंस, टॉन्ट्स या गिल्ट शुरू हो जाए तो वास्तविक इमोशनल मैसेज शायद कुछ और था। तीसरा संकेत है रोल स्विच। कभी कोई व्यक्ति शुरुआत में हेल्पलेस बनकर आपकी मदद मांगता है, आप उसकी मदद करते हैं, लेकिन अचानक कॉन्वर्सेशन बदलती है और वही व्यक्ति आपको कंट्रोलिंग या इनसेंसिटिव घोषित कर देता है। आप सोचते रह जाते हैं, मैं तो मदद कर रहा था, अचानक मैं विलन कैसे बन गया? यही सडन स्विच किसी रेपिटेटिव गेम का संकेत हो सकता है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण संकेत है पे ऑफ। पूछिए, इस पूरी बातचीत के अंत में कौन सी पुरानी बिलीफ फिर कंफर्म हुई? कोई मुझे समझता नहीं, लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ता है, मैं हमेशा अकेला रह जाता हूं। कई बार इमोशनल पे ऑफ सुखद नहीं होता, लेकिन फैमिलियर होता है। इंसानी मन कभी कभी परिचित दर्द को भी अपरिचित बदलाव से ज्यादा सुरक्षित समझ सकता है। इसलिए उद्देश्य दूसरों को लेबल करना नहीं है। असली साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस तब शुरू होती है जब आप पूछते हैं, इस कॉन्वर्सेशन में सामने वाला कौन सा गेम खेल रहा है, से पहले मैं इसमें बार बार कौन सा रोल स्वीकार कर रहा हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपको साइकोलॉजिकल गेम दिखाई देने लगे तो उससे बाहर कैसे निकले? क्योंकि केवल यह जान लेना कि कोई आपको गिल्ट, एंगर, हेल्पलेसनेस या डिफेंसिव पोजीशन में खींच रहा है पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप पुराने पैटर्न को पहचान कर नया रिस्पॉन्स चुनते हैं। एरिक बर्न के फ्रेमवर्क से सबसे उपयोगी शुरुआत है अपने अडल्ट ईगो स्टेट में वापस आना। मान लीजिए कोई कहता है, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। आपका चाइल्ड तुरंत हर्ट होकर कह सकता है, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो। आपका क्रिटिकल पेरेंट पलटकर कह सकता है, तुम्हें तो किसी की अच्छाई दिखाई नहीं देती। लेकिन अडल्ट पूछेगा, ऐसी कौन सी स्पेसिफिक घटना हुई जिससे तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? आपने इमोशनल एक्यूजेशन को फैक्चुअल कॉन्वर्सेशन में बदल दिया। दूसरा तरीका है, हर प्रॉब्लम को तुरंत रेस्क्यू करने की कोशिश मत कीजिए। जब कोई अपनी परेशानी बताए तो पूछिए, तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनूं, एडवाइस दूं, या हम मिलकर सॉल्यूशन सोचें? इससे आप अनजाने में रेस्क्यूअर बनने से बच सकते हैं। तीसरा तरीका है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को डायरेक्ट बनाना।
तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता कहने के बजाय कहना सीखिए। मैं चाहता हूं कि इस वीकेंड हम 1 घंटा साथ बिताएं। डायरेक्ट रिक्वेस्ट में हिडन गेम के लिए कम जगह बचती है, लेकिन सबसे कठिन कदम है अपना पे ऑफ पहचानना। खुद से पूछिए, मैं इस पैटर्न में बार बार क्यों लौटता हूं? मुझे इससे क्या मिलता है? शायद आपको नीडेड महसूस होता है, शायद ब्लेम करने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच जाते हैं, शायद दूसरों को गलत साबित करके सुपीरियोरिटी महसूस होती है। अवेयरनेस अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन फ्रीडम यहीं से आती है। और अंत में एक बात याद रखिए, हर इनविटेशन स्वीकार करना जरूरी नहीं है। कोई आपको प्रोवोक करे तो आपको लड़ना जरूरी नहीं। कोई गिल्ट दे तो गिल्टी रोल लेना जरूरी नहीं। कोई हेल्पलेस बने तो आपको रेस्क्यूअर बनना जरूरी नहीं। आप कंपैशन रख सकते हैं और बाउंड्री भी। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का अर्थ हर गेम जीतना नहीं है। कई बार सबसे बड़ी जीत यह पहचानना है कि यह गेम आपको खेलना ही नहीं है। तो अगली बार जब कोई बातचीत अचानक आपको गिल्टी, एंग्री, हेल्पलेस या कंफ्यूज छोड़ दे, तुरंत केवल यह मत सोचिए कि सामने वाला गलत है। कुछ क्षण रुककर खुद से पूछिए, अभी वास्तव में हुआ क्या? मैं किस रोल में चला गया था? सामने वाला किस रोल में था? और क्या यह पैटर्न मेरी जिंदगी में पहले भी दिखाई दिया है? एरिक बर्न की गेम्स पीपल प्ले हमें शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हमारी जिंदगी के कई कॉन्फ्लिक्ट्स नए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे चल रही इमोशनल स्क्रिप्ट बहुत पुरानी हो सकती है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन कभी कभी हमारा रोल वही रहता है। एक रिलेशनशिप में हम रेस्क्यूअर बनते हैं, दूसरी में फिर वही करते हैं। एक व्यक्ति के सामने हम लगातार गिल्टी महसूस करते हैं, और कुछ वर्षों बाद किसी दूसरे इंसान के साथ वही पैटर्न दोबारा दिखाई देता है। लेकिन जिस क्षण आपको अपना पैटर्न दिखाई देने लगता है, उसी क्षण आपके पास चॉइस आ जाती है। आप पुराने डायलॉग को फिर से बोल सकते हैं या पहली बार स्क्रिप्ट से बाहर निकल सकते हैं। याद रखिए, साइकोलॉजिकल अवेयरनेस का उद्देश्य दूसरों को मैनिपुलेटर, टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट का लेबल देना नहीं है। इसका उद्देश्य स्वयं को इतना कॉन्शियस बनाना है कि कोई फेमिलियर इमोशनल पैटर्न ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर को कंट्रोल न करे। हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर एक्यूजेशन का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर हेल्पलेस व्यक्ति को बचाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कई बार सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल जीत किसी गेम को जीतने में नहीं, बल्कि उसे खेलना बंद करने में होती है। अगर इस वीडियो को सुनते समय आपको अपनी जिंदगी का कोई ऐसा रेपिटेटिव पैटर्न याद आया जिसे अब आप पहली बार क्लियरली देख पा रहे हैं, तो कमेंट्स में केवल इतना लिखिए, अब मुझे पैटर्न दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम किसी और पावरफुल साइकोलॉजी बुक के हिडन लेसन्स को इसी तरह आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझें, तो उस किताब का नाम भी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही ह्यूमन साइकोलॉजी और रिलेशनशिप्स की हिडन रियलिटी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए दुनिया को समझने से पहले अपने पैटर्न्स को समझना जरूरी होता है।